हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर को हर साल हम लोग मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में। ये आप सभी को पता है कि भारत एक एनर्जी ग्रेडिंग कंट्री है, यानी हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड है और ये जो एनर्जी हम पाते हैं उसके लिए हम सबसे ज़्यादा डिपेंड है फॉसिल फ्यूल पे, यानी जीवाश्म ईंधन पे। और ये जो जीवाश्म ईंधन हमारे पास है इसका बहुत बड़ा हिस्सा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। और इस आयात की वजह से हमारा बहुत सारा जो फॉरेन रिजर्व है वो देश के बाहर चला जाता है। ऊर्जा की ज़रूरत हमें है, हमारी मशीनरी को, हमारे सर्विस सेक्टर को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को, हमारी गाड़ी को, हमारे ऑफिसेस को। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें हर जगह हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल पे आता है। फॉसिल फ्यूल को छोड़ के जो दूसरा हिस्सा है वो थर्मल से आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है। और ये जो थर्मल है इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कोयला का है। आज भी भारत की सबसे बड़ी एनर्जी जो डिमांड है वो कोयला ही पूरा करता है। अभी जो कोयला है या कोल है ये पॉल्यूशन फैलाता है और पॉल्यूशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये जो डे है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये कहता है कि हमें जितना हो सके ऊर्जा की बचत करना चाहिए। आप लोगों ने एक स्लोगन सुना होगा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो कई सारे टीवी में ऐड आते हैं, सरकार कई सारे कैंपेन निकालती है कि बच्चे को बचपन में माँ बाप को टोकते हैं कि भाई पंखा बंद कर दो, घर वाले टोकते हैं पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, जरूरत नहीं है तो इनका उपयोग मत करो, ट्रैफिक लाइट में खड़े हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दो। क्योंकि हमें ऊर्जा को संरक्षित करना है, कंजर्व करना है। और भारत इतनी बड़ी आबादी है, इसमें ऊर्जा की काफी डिमांड है। पिछले 10 सालों में हमारी ऊर्जा की जो नीड है वो दुगनी हो गई है। इसी को देखते हुए वर्ष 1991 से हम मना रहे हैं अपने देश में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी हमें ऊर्जा का क्या करना है, संरक्षण करना है। और ये जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये कौन मनाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसको हर साल मनवाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर है उसके अधीन काम करता है। और आपने BEE का नाम काफी सुना होगा। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेने जाते हैं उसमें BEE सर्टिफाइड करता है। ये बताता है कि 5 स्टार रेटिंग का एसी है कि 4 स्टार रेटिंग का फ्रिज है, कूलर है। तो ये हमारी कितनी ऊर्जा खपत लेगा, कितनी इसकी एफिशिएंसी है, कितना ये ऊर्जा यूज करेगा, कितनी बिजली यूज करेगा, ये एक रेटिंग देता है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनको सर्टिफिकेशन देता है। कोई बड़ी बिल्डिंग्स बनती है उसको सर्टिफिकेशन देता है कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये इको फ्रेंडली है कि नहीं। इसे हम कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग, कि भाई इसमें सूरज की रोशनी पर्याप्त आ रही है कि नहीं, यहाँ पे रोशनी के पर्याप्त प्रबंध है कि नहीं, ये कम से कम ऊर्जा पे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब ये सर्टिफिकेशन भी देता है। तो एक सरकारी संस्था है, वैधानिक संस्था है। और सन 2001 में सरकार ने एक नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लाया था, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 में। और इस कानून की वजह से 2002 में BEE की स्थापना हुई थी। और ये आज वर्तमान में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ऊर्जा मंत्रालय, उसके अधीन काम करता है। तो 2002 से तो ये चला रहा है हर साल, उसके पहले भी सरकार द्वारा 1991 से हर साल हम 14 दिसंबर के रूप में मनाते थे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। देखिए एक शब्द आता है कंजर्वेशन, एक शब्द आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है दक्षता, इसका मतलब है दक्षता। और कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। घर में लाइट जल रही है, कोई उपयोग नहीं है, आपने लाइट बंद कर दी तो आपने लाइट को संरक्षण किया, उसको बचाया। एफिशिएंसी ये होती है कि आपने ऐसा पंखा लेकर आया जो कि कम बिजली में ज्यादा चलता है और अच्छी हवा देता है, वो उसकी एफिशिएंसी हुई। तो हम 14 दिसंबर को संरक्षण पे ज्यादा जोर देते हैं। एफिशिएंसी के लिए सरकार एक योजना चला रही है, उसका नाम है उजाला स्कीम। आप लोगों ने सुना होगा, सरकार
जो CFL है उसको रिप्लेस कर रही है LED बल्ब से। इनका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और CFL जिसको रिप्लेस किया जा रहा है LED बल्बों से, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। वो इसलिए क्योंकि CFL की तुलना में LED बल्ब कम बिजली में ज्यादा रोशनी देते हैं, और ये जो स्कीम है इसे उजाला स्कीम कहते हैं। इसी तरह की स्कीम उज्ज्वला स्कीम, तो उज्ज्वला स्कीम LPG सिलेंडर को लेकर है, वो LPG सिलेंडर को लेकर। और ये उजाला स्कीम क्या है, जो CFL बल्ब है या जो नॉर्मल बल्ब है, ट्रेडिशनल बल्ब से, उनको रिप्लेस करेंगे LED बल्ब से, क्योंकि हमें ऊर्जा की बचत भी करनी है, हमें ऊर्जा दक्ष अप्लायंसेस भी बनाने हैं, हमें ऊर्जा को शिफ्ट भी करना है, हमें अक्षय ऊर्जा की ओर शिफ्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमें ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो ऊर्जा हम जिस भी सोर्स से पाएं वो कम से कम पॉल्यूट ना हो, क्लीन एनर्जी हो। इसलिए हम सोलर एनर्जी की ओर जा रहे हैं, विंड एनर्जी की ओर जा रहे हैं, बायोमास की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्लीन एनर्जी हो, क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो। अगली बात पे चलते हैं, डिलिमिटेशन पैनल को लेकर। डिलिमिटेशन का हिंदी में मतलब होता है परिसीमन। परिसीमन, परिसीमन शब्द आया है सीमा से, बाउंड्री से। जब किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री को अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उसे हम आम भाषा में परिसीमन कह सकते हैं। यहाँ परिसीमन जो शब्द है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आपकी पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए हर 10 साल में हमारे देश में सेंसस होते हैं। पिछला सेंसस 2011 में हुआ था, अगला 2021 में होना था लेकिन अभी डिले चल रहा है कोविड की वजह से। तो हर बार जब सेंसस होता है, जब जनगणना होती है, उसके बाद राज्य स्तर पे और देश के स्तर पे, केंद्र स्तर पे डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग की का गठन करते हैं। राज्यपाल करते हैं राज्य में, राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में, और वो तय करते हैं कि जो संसदीय क्षेत्र है या जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उनकी आबादी के हिसाब से उनका एरिया कम या ज्यादा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा देश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं। तो किसी इलाके में हो सकता है पिछले 10 साल में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई हो कि वहां पे एक की बजाय 2 विधायक की जरूरत है, और यह हो सकता है किसी इलाके में पिछले 10 साल में आबादी इतनी कम हो गई हो कि यहाँ वहां पे 2 विधायक की जगह 1 विधायक की जरूरत है। तो परिसीमन किया जाता है, उसके एरिया छोटा बड़ा किया जाता है, उस हिसाब से सीट कम ज्यादा होती है, सीट कम ज्यादा किए जाते हैं, और ये हर हर सेंसस के बाद होना लगभग तय है। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग होता है, अगर केंद्र स्तर की बात करें तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, 3 मेंबर बॉडी होती है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वो होता है। असल में ये बवाल इसलिए हो रहा है ज्यादा क्योंकि 2019 में 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य का दर्जा डाउनग्रेड कर कर उसको क्या बना दिया गया, उसको बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी, और उससे लद्दाख को अलग कर दिया गया। अब जब उसका दर्जा छोटा किया गया, उससे लद्दाख को अलग किया गया, तो फिर वहां पे सेंसस वो वहां पे डिलिमिटेशन कराया गया। डिलिमिटेशन मतलब कि भाई अब यहाँ पे 2 अलग अलग हिस्से बन गए, ये जो पूरा हिस्सा है ये आप लद्दाख है, और ये जो पीला वाला है ये जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए ध्यान रखिए, लद्दाख भी यूटी है लेकिन इसके पास विधानसभा नहीं है, और ये कैसी यूटी है, विधानसभा है। यानी ये कैसी यूटी है, जिस तरह दिल्ली और पौंडीचेरी है उस तरह की ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ, और डिलिमिटेशन में कुछ सीटें बढ़ाई जा रही हैं और कुछ सीटों का एरिया कम किया जा रहा है। तो अब सिंपल सा फंडा है, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र का कोई एक विधायक है, उसके पास एक बहुत बड़ा एरिया, वहां से विधायक चुना जाता है, अगर उसको मालूम चल रहा है कि उसके एरिया से 20 गांव कम हो रहे हैं, या उसके एरिया से में 2 गांव जोड़े जा रहे हैं, तो कहीं से निकालेंगे तो कहीं जोड़ेंगे, या हो सकता है उसके एरिया को आधा करके एक और विधायक की जगह बनाई जा रही हो, तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टी, एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कुछ खोएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर का के लिए फिर से परिसीमन आयोग बना था, और उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। हम जम्मू एंड कश्मीर PSC का पेपर नहीं दे रहे तो हम उस रिकमेंडेशन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस रिकमेंडेशन में ये था कि भाई इनकी कुछ सीटें बढ़ाई जाए, और ये सारा खेल जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से को हो रहा था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाले के पास तो विधानसभा है, लद्दाख वाले में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास विधानसभा नहीं है।
अब सवाल ये होता है कि ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर ये जिक्र आया है और जम्मू कश्मीर में अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसने सरकार को कहा है कि ये जो आपने परिसीमन कराया है और जो आपने सीटें कम ज़्यादा की हैं इसको रद्द करिए। तो वो उनकी बात थी इसलिए न्यूज़ में आ गया। हम चलते हैं ये परिसीमन आयोग कहाँ से आया, क्यों आया। देखिए, जैसा मैंने कहा, जो परिसीमन है वो हर सेंसस के बाद होता है। आर्टिकल 82 बोलता है, संसद को ये ताकत देता है कि वो हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन आयोग बनाए। और ये किस कानून में लिखा गया है? 2002 में एक परिसीमन कानून आया था, डिलिमिटेशन एक्ट 2002। उसने कहा था हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट, हर संसद के बाद राष्ट्रपति एक परिसीमन आयोग बनाएगा। और आर्टिकल 170 में कहा गया है कि राज्य हर सेंसस के बाद अपने एरिया के लिए अपनी जो संसदीय क्षेत्र हैं या जो आपके निर्वाचन क्षेत्र है उनके लिए परिसीमन आयोग बना सकता है। तो आर्टिकल 82 केंद्र सरकार के लिए है, सेंट्रल के लिए। आर्टिकल 170 राज्यों के लिए। और ये जो कानून आया था परिसीमन जो कमीशन कानून जो था, इसने बोला था कि 3 मेंबर बॉडी होगी और इसमें मैंने जो था वो मैंने आपको बातें बता दी। लेकिन ध्यान रखिए, जो हमारी लोकसभा है उसमें जो 1971 का सेंसस हुआ था, उस 1971 के सेंसस में जो भी चेंजेस, मतलब उस सेंसस के हिसाब से जो सीटें हैं, जैसे आज हम बात करें लोकसभा में टोटल 552 सीट है, लेकिन 545 एक्चुअल सीट है। तो ये 545 आप पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि 1971 के सेंसस में का जो भी जवाब था, ये जवाब था एक्चुअल में, इस जवाब को 2026 तक चेंज नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से संविधान संशोधन लाके ये तय कर दिया गया कि 1971 के सेंसस से जो लोकसभा की परिसीमन तय हो गया है वो 2026 तक चेंज नहीं किया जाएगा। अब 2026 तक चेंज नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब 2026 के बाद जो अगला सेंसस होगा 2031 का, उस सेंसस का जो जवाब आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के हिसाब से आपकी लोकसभा की सीटें चेंज होंगी। यानी अभी जैसे इंदौर में 1 लोकसभा सांसद है, तो हो सकता है अब 2031 के सेंसस के बाद इंदौर के 3 लोकसभा सांसद हो जाएं, या कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। तो ये जो हमारी लोकसभा जो फिक्स है वो इसलिए फिक्स है कि 1971 एक संविधान संशोधन आ गया है, आया था मेरे ख्याल से 86 संविधान संशोधन था शायद, देख लीजिएगा आप लोग, बताइए मुझे कमेंट करके क्या था। उसने कहा था कि 1971 के सेंसस के हिसाब से जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है, यानी 2026 तक लोकसभा की सीटों में चेंज नहीं होगा। अब अगला जब सेंसस होगा तो हर 10 साल में होता है, 2031 में होगा। 2031 के रिजल्ट के बाद से हम देखेंगे लोकसभा की सीटों में चेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे। और इसलिए आप देखिए एक नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है और उसमें हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा है, क्योंकि ये तय है कि सीटें तो बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो इतने सांसद बैठेंगे कहाँ पे, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी के हिसाब से सीटें होती हैं। इसलिए एक नया संसद भवन बन रहा है पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर ये तहत। ठीक है, तो आपको इस न्यूज़ से बस ये जानना है कि भाई आर्टिकल 82 आर्टिकल 170 क्या कहता है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब आया था और उसने कितने मेंबर बॉडी बनाई है, और अभी जो वर्तमान व्यवस्था है लोकसभा की उसकी सीटों किस साल तक फ्रीज है, ये सब बातें आपको थोड़ी जानना है। अगली बात में चलते हैं S-400 और कार्ड्स एक्ट के बारे में। देखिए हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ के एक व्यक्ति ने कहा कि भारत ये ना सोचे कि वो रशिया से सामान खरीद रहा है तो हम उस पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। यानी भारत इस मुगालते में न रहे कि वो रशिया से दोस्ती करेगा, रशिया से सामान खरीदेगा और वो उस पर प्रतिबंध भी ना लगेंगे, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगेंगे हो सकता है अभी नहीं बाद में। ऐसा क्यों कह रहा है वो और कैसे प्रतिबंध की वो बात कर रहा है, ये हम जान लेते हैं। देखिए 2017 में अमेरिका ने एक कानून लाया, उस कानून का नाम था काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जो दुश्मन है, एडवर्सरीज मतलब दुश्मन, अमेरिका के जो दुश्मन है अगर कोई उनसे दोस्ती करेगा तो हम उन पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। और अमेरिका ने 2017 वाले कानून में बोला मेरे 3 दुश्मन है, पहला दुश्मन है नॉर्थ कोरिया, दूसरा दुश्मन है ईरान और तीसरा दुश्मन है रशिया। अमेरिका ने 2017 में इस कानून के तहत ये कहा
जो भी देश इन तीनों देशों से दोस्ती करेगा, कोई व्यापार कर लेकर या कुछ दोस्ती बढ़ाएगा, कुछ भी रक्षा सौदे करेगा, हम उन पर सैंक्शन लगा सकते हैं। हम उस देश पे सैंक्शन लगा सकते हैं, उस देश के बड़े ऑफिसर्स पे सैंक्शन लगा सकते हैं, हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। और अमेरिका के प्रतिबंध इसलिए भी मजबूत माने जाते हैं क्योंकि अमेरिका की दुनिया के बड़े बड़े जो संगठन है उसमें उसकी बात चलती है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसकी जो करेंसी है डॉलर, वो दुनिया की ग्लोबल करेंसी है, और अमेरिका की से बहुत है, अमेरिका की बात का दम बहुत है। और अमेरिका अगर किसी देश पे सैंक्शन करता है, प्रतिबंध लगाता है, तो उसके पीछे पीछे फिर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, जो उसकी पीछे की पूरी टीम है, वो भी धीमे धीमे सैंक्शन लगा देती है। तो अमेरिका ने कहा था जो इन तीन देशों के साथ किसी भी तरह के संबंध रखेगा हम उन पर लगाएंगे सैंक्शन। 2017 में ये कानून उसने बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रशिया के साथ धीमे धीमे हम एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। देखिए रशिया पिछले 4 दशक में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है, डिफेंस पार्टनर। डिफेंस पार्टनर मतलब हमें लगभग जो भी चीज हमें रक्षा से जुड़ी हुई चाहिए, चाहे प्लेन चाहिए हो, चाहे सबमरीन चाहिए हो, पानी का जहाज चाहिए हो, तोप चाहिए हो, हेलीकॉप्टर चाहिए हो, हमने सब रशिया से लगभग लिया। लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने रशिया से थोड़ी दूरी बनाई और अमेरिका से दोस्ती कर ली। लेकिन इस दूरी के बावजूद हमने रशिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खरीदी जिसका नाम था S-400 ट्रायम्फ। S-400 क्या है? एक ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक पूरा एक इस तरह का सिस्टम है, इसको आप ट्रक में माउंट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके देश में कोई मिसाइल आ रही है, तो ये तुरंत उसको डायरेक्ट मतलब उसको पकड़ेगा और अपनी मिसाइल छोड़ के उसको ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यानी मेरे देश में कोई भी मिसाइल आएगी तो वो उसको तुरंत ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा, एक तरह का रक्षा कवच। तो S-400 हम रशिया से खरीद रहे हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उसको किस नाम से जानती है? ट्रायम्फ के नाम से जानती है, ट्रायम्फ के नाम से। और ये हमने लगभग 35,000 करोड़ में रशिया से खरीदा है। ऐसा ही एक सिस्टम अमेरिका ने भी बनाया था और उसका नाम था थार्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। सेम ऐसा सिस्टम, और उसने साउथ कोरिया, जापान को बेचा भी है। जब हम रशिया से ये खरीद रहे थे तो अमेरिका ने हमको कई बार अप्रोच किया कि भाई तुम्हें अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना है तो हमारा थार्ड खरीद लो। हमने मना कर दिया क्योंकि दुनिया में S-400 से अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी का नहीं है। तो हमने सोचा पैसा खर्च कर रहे तो बेस्ट ले। और अभी 10 दिन पहले इसकी पहली खेप यानी इसका पहला कंसाइनमेंट भारत में पहुंच गया, और रशिया के राष्ट्रपति अभी भारत आए भी हुए थे। तो अमेरिका ने बोला कि भाई काटसा कानून आप जानते हैं और आप रशिया से इतनी दोस्ती कर रहे हैं, इतना बड़ा उसको डील दिया है, S-400 खरीद रहे हैं, जबकि वो मेरे पास सामान था थर्ड नाम से, आपने नहीं खरीदा, तो आप इस मुगालते में ना रहिए कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आप पे सैंक्शन लगाएंगे। हमने ही बोला लगाना हो लगा लो, कहा नहीं, मतलब हम भी ऐसा, हमारे एक्शन यही बता रहे हैं कि हम इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें बेस्ट चीज चाहिए, क्योंकि ये चीज चाइना के पास है और हमारे दोनों तरफ दुश्मन है। हम अपने बॉर्डर को मजबूत करने के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं। तो काटसा का हमको डर दिखाया जाता है कि भाई तुम रशिया से इतनी दोस्ती करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमने बोला ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब रशिया और यूएसए की थोड़ी बात कर ले। देखिए एक संस्थान है, उसको उस संस्थान को कहते हैं सिपरी इंस्टीट्यूट, सिपरी संस्थान, सिपरी इंस्टीट्यूट। ये हर साल एक रैंकिंग निकालती है उन देशों की, उन कंट्रीज की जो रक्षा सामान का क्या करते हैं, आयात करते हैं। और भारत इस रैंकिंग में नंबर 2 पे आता है। सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर का भारत है। मतलब हम दुनिया के दूसरे नंबर के ऐसे देश हैं जो रक्षा से जुड़े हुए सामान का आयात करते हो। आयात जब करते हैं तो अपने देश का पैसा हम किसी और को देते हैं। पिछले 4 दशक में रशिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था। हमें जो कुछ भी चाहिए था हम रशिया से लेते थे, बहुत बड़ा पार्टनर था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में अमेरिका बहुत आगे बढ़ कर आया। लेकिन आज भी रशिया से के जो वेपन्स हैं, जो उसके जहाज हैं, जो उसके हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सब हम यूज कर रहे हैं। और अभी भी हम आगे बढ़ ही रहे हैं। हमने बोला हम S-400 खरीद रहे हैं। अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यानी नाभिकीय जो सबमरीन है INS चक्र,
ये हमने रशिया से लीज में ली थी 10 साल के लिए। हम इसकी लीज एक और INS चक्र खरीद रशिया से ले रहे हैं, और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यानी ये न्यूक्लियर से चलती है, नाभ की विखंडन से चलती है। S-400 हम खरीद ही रहे हैं। हम स्टील की फ्रिगेट खरीद रहे हैं। स्टील फ्रिगेट ये ऐसे पानी के जहाज होते हैं, जंगी जहाज होते हैं जो दुश्मन के रडार में नहीं आते। हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं रशिया के साथ मिलकर, उनका नाम है कमोव हेलीकॉप्टर। इसके अलावा हम बात करें तो INS विक्रमादित्य जो हमारे देश का इकलौता वर्तमान में एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी हमें रशिया की मदद से तैयार किया है। तो रशिया के साथ हमारे बहुत ही डीप टाइज क्योंकि हमारी जो पुराने सामान है और जो भी हम नया खरीदते हैं वो भी लगभग हम रशिया से खरीदते हैं। अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका ने पिछले 4 सालों में रशिया को भारत का नंबर 1 रक्षा पार्टनर से रिप्लेस करके खुद आ गया। जैसे हम देखें C-17 ग्लोब मास्टर, ये कह सकते हैं कि हवा में उड़ता वो पूरा शहर है, सबसे बड़ा सबसे भारी जहाज, ये हमने खरीदा है। हमने C-130 सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट, ये भी बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसमें हम ट्रक मतलब एक तरह से मालवाहक के रूप में यूज कर सकते हैं। हम उससे तोपें खरीद रहे हैं, अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोप खरीद रहे हैं, और इसको हेलीकॉप्टर उठा के कहीं भी रख सकता है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हम इससे खरीदे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर हम इससे खरीदे हुए हैं, F-16 जो प्लेन है हम इससे खरीदे हुए हैं, सुपर हॉर्नेट खरीदे हुए हैं, बहुत कुछ हमने इससे खरीदा हुआ है। और हम और भी इससे खरीदते जा रहे हैं। पोसाइडन की बात करें जो सबमरीन को हंट कर सकता है, उसको हमने खरीदा है। तो हम रशिया के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं। हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जो दोनों जाने दुश्मन है, अमेरिका और रशिया, लेकिन दोनों के साथ हम मिलजुल के बैठे हुए हैं। अमेरिका बार बार हमको डराता है कि भारत तुम इस भूल में मत रहना कि हम तुम पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे। भारत भी सुन के टाल देता है, जो करते बने कर लेना। लेकिन कार्डसा एक्ट ध्यान रखिएगा, इस एक्ट से अमेरिका दुनिया के देशों को डराता है कि तुम मेरे 3 दुश्मन से अगर बात करोगे, उनसे व्यापार करोगे, वो 3 दुश्मन कौन से हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया। तो मैं तुम पे कार्डसा एक्ट के तहत सैंक्शंस या प्रतिबंध लगा दूंगा। अभी जब रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे, तो हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया। क्या है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, थोड़ा ये समझने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए, ये है मान लीजिए इंडिया और ये है रशिया। मान लीजिए मेरा कोई पानी का जहाज निकला, कहीं जा रहा है। अब उसको कोई दिक्कत आ गई, उसका फ्यूल खत्म हो गया, वो खराब हो गया, हमें कोई सप्लाई चाहिए, हमें कोई चीज यूज करनी है, और हम जिस पानी से गुजर रहे थे वो रशिया का पानी है, वहां पे रशिया के बंदरगाह है। तो इस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से होगा ये कि हमारा कोई भी पानी का जहाज रशिया के किसी भी बंदरगाह में उतर सकता है, वहां पेट्रोल भरा सकता है, मतलब पेट्रोल नहीं फ्यूल भरा सकता है, उसको कोई और मदद चाहिए वो कर सकता है, कोई और सप्लाई चाहिए वो ले सकता है। और रशिया भी सेम, मान लीजिए रशिया कोई जहाज घूम रहा है भारत के आसपास हिंद महासागर में, उसको कोई जरूरत पड़ गई तो भारत के बंदरगाह में रुक सकता है, सामान ले सकता है। तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, कि तुम मेरा बंदरगाह यूज कर लेना, मैं तुम्हारा यूज कर लूंगा। और ये मिलिट्री पर्पज से भी है, हमारा कोई जंगी जहाज जा रहा है वो रशिया के बेस यूज कर सकता है, रशिया का कोई जंगी जहाज मेरे बेस यूज कर सकता है। यानी आप सोचिए इससे आपकी रीच कितनी बड़ी हो गई। अब रशिया, ऐसा नहीं सिर्फ रशिया ही है, रशिया के बहुत सारे बेसेस हैं, दुनिया के कई देशों में उसके बेसेस हैं, पूरा सेंट्रल एशिया में उसके बेसेस हैं। तो रशिया के साथ इस एग्रीमेंट करने से, इस एग्रीमेंट का नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये भी साइन होना है, बहुत प्रॉब्ली है कि हो जाएगा। इससे हम रशिया के सारे बंदरगाह का उपयोग कर सकते हैं, रशिया मेरा कर सकता है। और हमें रशिया के बंदरगाह की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, यूक्रेन में व्यापार करना है, तो हमें ज्यादा जरूरत है। तो ये ऐसा एग्रीमेंट है कि हम तुम्हारा बंदरगाह यूज कर लेंगे, तुम मेरा यूज कर लेना। और इसके बेनिफिट मैंने बता दिया, चाहे कहीं वॉर हो, युद्ध हो, तब आप इनके बंदरगाह यूज कर सकते हैं। आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, कोई सप्लाई भेजना है, कहीं किसी से कंसाइनमेंट लेना है, तो आप यूज कर सकते हैं। अब भारत ऐसा नहीं कि ऐसे एग्रीमेंट साइन सिर्फ रशिया के साथ किया है, इसके पहले अमेरिका के साथ हमने साइन किया, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जो क्वाड कंट्रीज हैं ये क्वाड में ही आती हैं। क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, एक इंडिया, दूसरी USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया से भी हमने साइन करके रखा है। यानी आप सोचिए इतने बड़े बड़े देशों के साथ आपने साइन करके रखा है। जैसे फ्रांस की मैं बात करूं, फ्रांस सिर्फ फ्रांस नहीं है, दुनिया के हर समंदर में उसका कोई ना कोई टापू है, तो आप उसके बंदरगाह यूज कर सकते हैं।
और इससे इससे हमारी रीच बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप मान लीजिए किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको पता है कि अपना एक रिश्तेदार वहाँ रहता है, तो आप बेझिझक जाते हैं कि चलो वहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी तो उनसे मिल लेंगे। बस भारत, अब आप सोच सकते हैं देश के लिए कितनी जरूरी चीज हो गई है। और अमेरिका के साथ हमने इस तरह के एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं, और आप सोचिए भारत की काबिलियत देखिए कि दोनों जानी दुश्मन के साथ एक ही तरह के एग्रीमेंट साइन करके बैठा है भाई। अमेरिका के साथ भी किया है, रशिया के साथ भी किया है, और अमेरिका के साथ तो हमने फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं। अमेरिका कहता है कि मेरे सबसे पक्के मित्र वो होंगे जो ये चारों जो एग्रीमेंट है वो साइन कर लेंगे, सबसे पक्के जिगरी यार। भारत ये चारों एग्रीमेंट साइन कर चुका है, यानी अमेरिका के जिगरी दोस्तों में भारत आता है, तो अमेरिका किस मुंह से कह सकता है कि मैं तुम पर सैंक्शन लगाऊंगा। अगर तुम भारत पे सैंक्शन लगाओगे, तुम्हारा ये पक्का दोस्त तुमसे दूर नहीं हो जाएगा। इसलिए भारत भी जानता है कि भपकी देता रहता है, हम पे सैंक्शन नहीं लगाएगा, या कोमकासा एक्ट में लिख देगा कि सारे देश पे लगा सकते हैं सैंक्शन सिवाय भारत को छोड़ के। खैर, तो ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो हमने यूएसए के साथ साइन किए, लेमुआ, कोमकासा, बेका और जिस्मुआ। और ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, जैसे जापान ने साइन किए हैं, साउथ कोरिया ने साइन किए हैं, फिलीपींस ने साइन किए हैं, साउथ अफ्रीका ने साइन किए हैं, फ्रांस ने साइन किए, तो ये अमेरिका के सबसे यार हैं, सबसे पक्के यार हैं, उनमें से भारत भी आता है। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है भारत जो रशिया के साथ भी बेहतरीन एग्रीमेंट साइन करके रखा है, डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके रखा है, और अमेरिका के साथ भी साइन करके रखा है। और आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका की जो आर्मी जो यूज कर रही है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, जिस कम्युनिकेशन का यूज कर रही है, वो भारत भी की आर्मी भी यूज करती है। अमेरिका की जो सैटेलाइट्स दुनिया भर में, उस सैटेलाइट्स का डाटा भारत को मिल सकता है इन एग्रीमेंट्स की मदद से। अमेरिका के सारे बंदरगाह का एक्सेस भारत के पास है, भारत के सारे बंदरगाह का एक्सेस अमेरिका के पास में। तो बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है भारत इस समय, जो रशिया और यूएसए दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। अगली न्यूज पे चलते G7 को लेकर। देखिए G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। पहले इस मैप को अच्छे से देखते हैं। ग्रुप ऑफ 7 मतलब देखिए 2014 से पहले तक G8 कहलाता था, मतलब इसमें 8 देशों का समूह था। लेकिन G8 से हमने रशिया को बाहर कर दिया 2014 में। ऐसा रशिया ने क्या किया? रशिया ने यूक्रेन जो देश है, रशिया का पड़ोसी मुल्क है, उसकी एक जमीन थी क्रीमिया नाम की, क्रीमिया को हथिया लिया, कब्जा कर लिया। इस वजह से जो बाकी कंट्रीज थी G8 कंट्रीज, उन्होंने बोला रशिया ने गलत काम किया है, इसलिए उसको अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। तो 2014 तक जो G8 था, 2014 से वो G7 कहलाया, वो G7 कहलाया। और G20 जो है, G20 में 20 कंट्रीज आते हैं, और इस 20 कंट्रीज में आप देखिए इंडिया भी आता है। हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो इंडिया आता है। दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ इंडिया आता है। अगर आसियान देशों की बात करें तो उसमें इंडोनेशिया आता है। बाकी आप देखिए साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, मतलब यूके तो पहले ही है, ब्राजील है, साउथ कोरिया, EU। ध्यान रखिएगा इस G20 में एक यूरोपीय संघ भी आता है जो देश नहीं है ना, 28 देशों का एक समूह है पूरा पूरा EU। अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ये आते हैं। हम G20 के सदस्य हैं, लेकिन G7 की बैठक में भी हमको बुलाया जाता है एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस, पर्यवेक्षक के रूप में हमको बुलाया जाता है। G7 2014 तक G8 था। रशिया ने क्रीमिया को हथियाया, इस वजह से रशिया को दंड मिला, उस पर सैंक्शन लगा दिए गए और उसको निकाल दिया गया इस टीम से। अब वो G8 ना रह के G7 है, ठीक है। तो अब रशिया अभी फिर वही हरकत कर रहा है। यूक्रेन जो उसका पड़ोसी मुल्क है, उसकी जो पूरी बॉर्डर है वहां पे अपनी बहुत सारी आर्मी लगा दिया है, बहुत सारे टैंक डिप्लॉय कर दिया है, मिसाइल्स लगा दिया है, और यूक्रेन को डर है कहीं रशिया उस पर कब्जा न कर ले। और इसको देखते हुए ये जो G7 कंट्रीज हैं, इन लोगों ने बोला है कि अब रशिया पे और सैंक्शन लगाने चाहिए। रशिया पे 2014 से सैंक्शन लगे हैं, लेकिन रशिया फिर भी देखिए इन सैंक्शंस के बावजूद, इन प्रतिबंधों के बावजूद भी कमजोर पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी को लेकर बाकी कंट्रीज परेशान है, टेंशन में कि रशिया फिर से कहीं अटैक ना कर दे यूक्रेन। और पिछली बार तो एक जमीन लिया था क्रीमिया नाम की, कहीं पूरा पूरा यूक्रेन ना कब्जा कर ले। और अभी जैसे हमने बात की हफ्ते भर पहले, रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन आए हुए थे। अब भारत के साथ दुविधा ये है कि भारत रशिया के साथ भी दोस्ती बना के रखा है, अमेरिका के साथ भी बना के रखा है, और किसकी ओर ज्यादा झुके ये भारत के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है।
G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का, इसमें भारत भी सदस्य है। G20 की जो इस बार 2021 की बैठक हुई थी वो इटली में हुई थी, इटली में। 2022 की इंडोनेशिया में होने वाली है, और पहली बार 2023 में ये बैठक भारत में होगी। तो पहली बार G20 की बैठक 2023 में भारत होस्ट करेगा, भारत होस्ट करेगा। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ध्यान रखिएगा। 2023 की G20 की बैठक भारत में होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कल की क्लास में मैंने इनको बताया है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। इसका सही जवाब है हरनाज कौर संधू। सन 2000 में 21 साल पहले लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स जीता था। उनके 6 साल पहले सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। आज तक भारत में 3 मिस यूनिवर्स बनी, और 21 साल बाद 21 साल की ही हरनाज संधू ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। तो हमारे देश की 3 मिस यूनिवर्स है, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और हरनाज संधू। 2021 के पहले हमने मिस यूनिवर्स का खिताब कब जीता है, तो ये भी हमने जिक्र कर लिया, लारा दत्ता ने जीता था सन 2000 में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? काशी विश्वनाथ का मंदिर आपको मिलेगा बनारस में। बनारस का पुराना नाम काशी है। और शंकराचार्य, जिनका जन्म कलाड़ी में हुआ था, कलाड़ी कहाँ है? केरल में। इन्होंने देश में 12 ज्योतिर्लिंग बनाए थे। इसमें से 2 ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो ये जो काशी विश्वनाथ है ये एक ज्योतिर्लिंग है, और ये मंदिर को कई बार तोड़ा गया, बनाया गया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, जो कि मोहम्मद कुरी का कमांडर था। बाद में उसने गुलाम वंश की स्थापना कराई। उसके बाद ये मंदिर बनाया गया। फिर जौनपुर के जो शर्की वंश था उसने इसको तोड़ा, फिर इस मंदिर को बनाया गया। उसके बाद औरंगजेब ने इसको तोड़ा, फिर इस मंदिर को बनाया गया। और इंदौर की रानी अहिल्या है, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो कई बार ये मंदिर तोड़ा गया, बनाया गया, ठीक है। और वाराणसी से ही नरेंद्र मोदी क्या है? लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद। वाराणसी, असल में वाराणसी का मतलब है 2 नदियां हैं, वरुणा और असी। इन 2 नदियों के मेल को वाराणसी कहते हैं। छोटी छोटी नदियां, बाद में ये गंगा भी मिल जाती है। हाल ही में कौन सी शहर 100% पेपरलेस हो गया, मतलब वहां पे सारा सरकारी काम बिना पेपर के होता है? ये है दुबई। और दुबई किस किस देश में मिलेगा आपको? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी। दुबई वहाँ का एक शहर है, लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है। आपको दुबई अपनी शॉपिंग के लिए बड़ा मशहूर है, और दुनिया की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग है जहाँ लोग रहते हैं वो है बुर्ज खलीफा। आपको कहाँ मिलेगी? दुबई में ही मिलेगी। तो ये जो यूएई है इसमें 7 अमीर हैं, 7 अमीरों की जगह है। अमीर मतलब पैसे वाले नहीं, इनका पूरा इलाका है। इसी में से एक अमीरात जो है वो दुबई है, एक अबू धाबी है, एक शारजाह है। ऐसे चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन।